हेलो बच्चों, मैं शिक्षा सक्सेस सीरीज एजुकेशन से आज हम कक्षा 10वीं के हिंदी के सैंपल क्वेश्चन पेपर का खंड ब लेकर आए हैं। बच्चों, हमारे पास क्लास 10th के लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स में बहुत सारा फ्री कंटेंट है। सारे कंटेंट के लिंक हमने एक फ्री पीडीएफ में कंपाइल कर दिए हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उस फ्री पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। उस पीडीएफ में दिए गए लिंक से आप अलग अलग सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। वीडियो नोट्स, वीडियो एक्सप्लेनेशन, लेसन्स एंड मॉक एमसीक्यूज, ये सारा कंटेंट आपके लिए फ्री अवेलेबल है। तो ज्यादा समय न लेते हुए अब शुरू करते हैं खंड ब, जिसमें आपको वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। वर्णनात्मक प्रश्नों में सबसे पहले आपको पाठ्य पुस्तक एवं पूरक पाठ्य पुस्तक से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसके लिए कुल अंक 14 निर्धारित किए गए हैं। ये अंक किस तरह से प्रश्नों में बांटे जाते हैं, ये हम आगे जानेंगे। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में लिखिए। आपको खंड ब में सबसे पहले प्रश्न नंबर 10 में जो है दो प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको 3 प्रश्न या 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 2 प्रश्न चूज करने होते हैं, जिनको आपने 25 से 30 शब्दों में लिखना होता है। यानी यहाँ पर आपको शब्दों की सीमा दी गई है कि आपने उन 2 प्रश्नों के उत्तर जो है वो 25 से 30 शब्दों में ही लिखने हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2-2 अंक निर्धारित किए गए हैं। यानी प्रश्न नंबर 10 जो है वो कुल 4 अंकों का होगा और ये प्रश्न जो है आपके पाठ्य पुस्तक से ही पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, एकांकी कारतूस के अनुसार वजीर अली एक जांबाज सिपाही कैसे था। ये प्रश्न आपको 2 अंक के लिए पूछा गया है और आपको इसका जो उत्तर है वो 25 से 2 में देना है। तो आप किस तरह से लिखेंगे, वजीर अली को अंग्रेजों ने उनके नवाब पद से हटा दिया था और बनारस भेज दिया था। वजीफे के लिए जो रकम दी गई थी उसमें अड़चन डालने के लिए उन्हें कलकत्ता बुलाया जा रहा था। जब इसकी शिकायत वकील से करने गया तो वकील उल्टा उसी को बुरा भला कहने लगा। वकील के ऐसे व्यवहार पर उसे गुस्सा आया और उसने वकील की हत्या कर दी। महीनों अंग्रेजों को जंगलों में दौड़ाता रहा, परंतु फिर भी उनके हाथ नहीं आया। अकेले ही अंग्रेजों के तंबू में कर्नल से मिलने चला गया और उससे 10 कारतूस भी ले आया और जाते जाते अपना सही नाम भी बता दिया। इतने जोखिम भरे कारनामों से सिद्ध होता है कि वजीर अली एक जांबाज सिपाही था। अब इस तरह से जो है आपने देखा कि हमने 25 से 30 शब्दों में जो है ये कवर कर दिया कि वजीर अली एक जांबाज सिपाही क्यों था। आपको जो है पाठ्य पुस्तक में सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लेना है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है वो है, कहानी बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ कैसे आती है। ये भी जो है आपने 2 अंकों के लिए लिखना है और 25 से 30 शब्दों में ही कंक्लूड करना है। तो यहाँ पर जो है हमने पाठ के अनुसार ही जो है इसका उत्तर दिया है। जैसे, बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ केवल किताबी ज्ञान से नहीं आती बल्कि जीवन के अनुभवों से आती है। इसके लिए उन्होंने अपनी अम्मा, दादा और हेडमास्टर की माँ के उदाहरण भी दिए हैं। उनका कहना है कि हम इतने बड़े होने के बाद भी अगर बीमार भी पड़ जाते हैं तो परेशान हो जाते हैं, लेकिन हमारे माँ दादा बिना पढ़े भी हर मुसीबत का सामना बड़ी आसानी से करते हैं। इसमें केवल इतना ही फर्क है कि उनके पास हमसे ज्यादा जीवन का अनुभव है। बड़े भाई के अनुसार अनुभव ही समझ दिलाता है। तो यहाँ पर देखिए हमने 25 से 30 शब्दों में इसका जो आंसर है वो कंक्लूड कर दिया है। इसी तरह से आपको भी जो है 25 से 30 शब्दों में ही इन प्रश्नों के उत्तर जो है वो कंक्लूड करने हैं। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कबीर के अनुसार व्यक्ति अपने स्वभाव को निर्मल कैसे रख सकता है। ये भी 2 अंक के लिए ही आपने लिखना है, यानी 25 से 30 शब्दों में ही इसे समाप्त करना है। तो इसका उत्तर हमने इस तरह से लिखा है कि अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने निंदा करने वाले व्यक्तियों को अपने आस पास रखने का उपाय सुझाया है। उनके अनुसार निंदा करने वाला व्यक्ति जब आपकी गलतियां निकालेगा तो आप उस गलती को सुधार कर अपना स्वभाव निर्मल बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि आपको प्रश्न नंबर 10 में जो है वो 3 प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन आपको केवल इनमें से जो अच्छी तरह से आते हैं वो 2 ही प्रश्न जो है वो चूज करने हैं और उनका उत्तर 25 से 30 शब्दों में आसानी से लिख लेना है। प्रश्न नंबर 11,
निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर लगभग 60 से शब्दों में लिखिए। अब यहाँ पर जो है आपको एक प्रश्न लिखना है, वो भी 60 से 70 शब्दों में, जिसके लिए 4 अंक जो है वो निर्धारित किए हैं। यानी प्रश्न नंबर 10 में आपको 2 प्रश्न लिखने थे और यहाँ पर आपको एक प्रश्न लिखना है। यानी यहाँ पर भी चॉइसेस आपके पास होंगी, लेकिन आपको एक ही प्रश्न जो है वो चूज करना है जो आपको सबसे सही से आता होगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, मनुष्यता कविता और अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले पाठ का केंद्रीय भाव एक ही है, सिद्ध कीजिए। यानी यहाँ पर आपको सिद्ध करना है कि मनुष्यता कविता और अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले जो पाठ है, उन दोनों का जो केंद्रीय भाव है वो एक ही है। ये आपने सिद्ध करना है। अब जो ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, ये जो है आपकी पाठ्य पुस्तक में नहीं है, लेकिन ये जो कविता और ये पाठ जो है वो आपकी पाठ्य पुस्तक से ही है और आपको अच्छी तरह से अपने सारी कविताएं और पाठों को पढ़ लेना है, ताकि जो है आपको पता चले कि किस पाठ में, किस कविता में क्या कहा गया है। पर ही आपको कहा है कि मनुष्यता और अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले पाठ का केंद्रीय भाव एक है, ये आपको सिद्ध करना है। तो अगर आपको इन दोनों में से किसी एक का भी ज्ञान नहीं होगा तो आप इसे सिद्ध नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको अपनी पाठ्य पुस्तक के सभी पाठों को और कविताओं को अच्छे से पढ़ लेना है, ताकि यदि आपको कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो आप उसका उत्तर आसानी से दे पाएं। क्योंकि यदि आपको सब कुछ ज्ञान होगा तो आपसे चाहे जितना भी उल्टा पुल्टा करके पूछ लिया जाए तो आप उसका उत्तर आसानी से दे पाएंगे, क्योंकि आपने उस पाठ को, उस कविता को अच्छे से पढ़ा होगा। तो यहाँ देखिए हम किस तरह से सिद्ध करते हैं कि इन दोनों जो कविता और ये पाठ आपको दिया गया है उसका केंद्रीय भाव एक ही है। तो हमने यहाँ पर लिखा है कि मनुष्यता कविता और अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले पाठ का केंद्रीय भाव एक ही है, क्योंकि यदि हम दोनों पर गौर करें तो हम पाएंगे कि मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि संदेश देना चाहता है कि परोपकार ही सच्ची मनुष्यता है। परोपकार ही एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम युगों तक लोगों के दिल में अपनी जगह बना सकते हैं और परोपकार के द्वारा ही समाज का कल्याण व समृद्धि संभव है। अतः हमें परोपकारी बनना चाहिए ताकि हम सही मायने में मनुष्य कहलाएं। वहीं अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले पाठ का प्रतिपाद्य भी यही है कि हमें दूसरों के दुखों में दुखी होना चाहिए। हमें पशु पक्षियों की संवेदना को भी समझना एवं अनुभव करना चाहिए। अगर मनुष्य भगवान की कृति है तो उन्हें भी भगवान ने ही बनाया है। धरती पर पक्षी, मानव, पशु, नदी, पर्वत, समुद्र सभी की हिस्सेदारी है। इस पाठ में लेखक ने मानव की स्वार्थी प्रवृत्ति पर भी व्यंग्य किया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मनुष्यता कविता और अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले पाठ का केंद्रीय भाव एक ही है कि हमें सभी के साथ, फिर चाहे वह पशु हो, पक्षी हो, मानव हो या पेड़ पौधे ही क्यों ना हो, सभी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि सभी को उस एक ईश्वर ने बनाया है। अब यहाँ पर आप देखिए कि हमने पहले मनुष्यता कविता के बारे में लिखा कि उसमें जो है कवि क्या कहना चाहता है। फिर हमने जो है अब कहाँ दूसरे के दुख में दुखी होने वाले पाठ का केंद्रीय भाव समझाया कि वहां लेखक आखिर क्या बताना चाहता है। और लास्ट में जो है हमने दोनों को कंक्लूड करके बताया कि मनुष्यता और अब कहाँ दूसरे के दुख में दुखी होने वाले जो केंद्रीय भाव हैं इन दोनों का, वो एक ही है कि दोनों में एक ही चीज बताई गई है, परोपकार और सबके साथ प्रेम। तो इस तरह से जो है आपको इस तरह के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आगे प्रश्न नंबर 12 में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग यहाँ पर जो है आपको 2 प्रश्न लिखने हैं, लेकिन उनके उत्तर जो है आपने 40 से 50 शब्दों में लिखने हैं। यहाँ पर भी शब्दों की सीमा रखी गई है और यहाँ पर जो है प्रत्येक जो प्रश्न है वो 3 अंकों का है। यानी प्रश्न नंबर 12 जो है वो कुल 6 अंक का है। तो आपको यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, सपनों के से दिन पाठ के लेखक और टोपी शुक्ला नामक पात्र का बचपन एक जैसा सा है। आपके बचपन से इनकी कथा कैसे मिलती जुलती है?
ये प्रश्न आपको 3 अंकों के लिए लिखना है और 40 से 50 शब्दों में इसे समाप्त करना है। अब यहाँ पर देखिए आपको ये बताया है कि जो सपनों के से पाठ है उसका जो लेखक है और जो टोपी शुक्ला नामक पात्र है उनका जो बचपन है वो एक जैसा है। लेकिन यहाँ पर आपसे प्रश्न ये पूछा है कि इन दोनों का जो बचपन है उनके बचपन से आपके बचपन की जो कथाएं हैं वो कैसे मिलती जुलती है, आपने ये लिखना है। तो यहाँ पर जो है हमने इस तरह से लिखा है, जैसे सपनों के से दिन पाठ के लेखक और टोपी शुक्ला नामक पात्र के बचपन की बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जो अक्सर सभी के बचपन में घटती है। जैसे जब बचपन में सभी खेल कूद कर धूल से लिपटे हुए, कई जगह से पांव में छाले लिए, घुटनों और टखनों के ऊपर जमी हुई रेत मिट्टी से लथपथ पिंडलियां लेकर अपने अपने घर जाते थे तो सभी की माँ बहनें उन पर तरस नहीं खाती बल्कि उल्टा और ज्यादा पीट देती थी। परंतु बुरी तरह पिटाई होने पर भी दूसरे दिन सभी बच्चे फिर खेलने के लिए पहुंच जाते थे। बचपन में किसी को भी स्कूल में बैठकर पढ़ाई करना किसी कैद से कम नहीं लगता। हर साल जब छुट्टियां होती है तो अक्सर सभी बच्चे अपनी माँ के साथ अपनी नानी के घर चले जाते हैं और जब छुट्टियों में मस्ती करने के बाद जब छुट्टियां खत्म होने वाली होती हैं तब अध्यापकों ने जो काम छुट्टियों में करने के लिए दिया होता है उसको कैसे करना है इस बारे में सोचने लगते हैं। काम न किया होने के कारण स्कूल में होने वाले पिटाई का डर सभी ने अपने बचपन में महसूस किया है। सभी के स्कूल में कोई ना कोई ऐसा अध्यापक अवश्य रहा होता है जिससे सभी को डर लगता है। ये सभी कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो अक्सर सभी के साथ उनके बचपन में घटी हुई होंगी। अब यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया था कि आपके बचपन में ऐसी कौन सी घटनाएं घटी हैं या आपके बचपन में ऐसी कौन सी मिलती जुलती कथाएं हैं जो सपनों के से दिन पाठ के लेखक और टोपी शुक्ला नामक पात्र से मिलती जुलती हैं। तो यहाँ पर जो है जो चीजें बताई हैं सपनों के से दिन पाठ के लेखक ने या फिर टोपी शुक्ला नामक पात्र के बचपन में जो घटनाएं घटी हैं उन घटनाओं से ही मेलजोल खाती हुई कुछ ऐसी घटनाएं हमने यहाँ पर लिखी है जो अक्सर सभी के बचपन में घटी हुई होती है। यहाँ पर आप अपनी तरीके से भी कुछ ऐड कर सकते हैं जो आपको लगता है कि आपके बचपन में वो घटनाएं घटी हैं और इन दोनों पाठ के जो लेखक हैं या टोपी शुक्ला नामक जो पात्र हैं उसके बचपन से मिलती जुलती हैं, तो आप यहाँ पर उन्हें ऐड कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, राम दुलारी की मार से टोपी पर क्या प्रभाव पड़ा? टोपी शुक्ला पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। ये प्रश्न भी 3 अंकों के लिए होगा और ये भी आपने 40 से 50 शब्दों में जो है इसे कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर आपने पाठ के आधार पर स्पष्ट करना है कि टोपी पर जो है राम दुलारी की मार का क्या असर पड़ा। अगर आपने टोपी शुक्ला पाठ को ध्यान से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि राम दुलारी कौन थी। राम दुलारी जो है वो टोपी की माँ थी। तो हम यहाँ पर पाठ के आधार पर स्पष्ट करेंगे कि टोपी को जो मार पड़ी थी राम दुलारी से यानी अपनी माँ से, तो उसका प्रभाव टोपी पर क्या पड़ा था। राम दुलारी की मार का टोपी शुक्ला पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उसका अंग अंग दुखने लगा था। उसे अपनी दादी से घृणा हो गई थी क्योंकि उसकी दादी ने ही उसकी माँ राम दुलारी को भड़काया था और उसकी माँ राम दुलारी ने उसकी पिटाई कर। इतना था कि उसने माँ कहने की जगह अम्मी शब्द का प्रयोग कर दिया था, परंतु उसने कोई अशब्द नहीं बोला बल्कि हिंदुओं में माँ शब्द की जगह मुसलमानों का अम्मी शब्द प्रयुक्त कर दिया था जिसका अर्थ माँ ही होता है। लेकिन राम दुलारी के मन में धर्म के बीच की जो खाई थी वह कायम थी। इसी कारण उसे दूसरे धर्म का शब्द अम्मी माँ के रूप में सुनना गवारा नहीं हुआ। टोपी पर मार का इतना प्रभाव पड़ा कि बाल बुद्धि होने के कारण एक बार उसके मन में विचार आया कि वह इफन की दादी से जो है अपनी दादी बदल दे। तो यहाँ पर हमने स्पष्ट कर दिया है कि टोपी पर जो है मार का कितना गहरा प्रभाव पड़ा था कि वो अपनी दादी ही बदलना चाह रहा था। अब आपसे तीसरा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि महंत और अपने भाई हरिहर काका को एक जैसे क्यों लगने लगते हैं? हरिहर काका कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न भी 3 अंकों के लिए ही आपने लिखना है यानी 40 से 50 शब्दों में। तो यहाँ पर आप उत्तर लिखेंगे कि हरिहर काका को महंत और अपने भाई एक ही श्रेणी के लगने लगते हैं क्योंकि दोनों में ही स्वार्थ और हिंसा वृत्ति की भावना भरी हुई थी। हरिहर काका के पास 15 बीघे जमीन थी। उनकी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए महंत और हरिहर काका के भाई उनकी जमीन अपने नाम लिखवाना चाहते थे। हरिहर काका अपने जीवित रहते ऐसा नहीं करना चाहते थे।
इसलिए महंत और उनके भाई अपने अपने तरीके से खेत को हथियाने के लिए उन पर अत्याचार करने लगे। दूसरों को मोह माया से दूर रखने तथा अपना अगला जन्म सुधारने का उपदेश देने वाले महंत हरिहर काका के खेतों को अपने नाम करवाने के लिए उन्हें मारने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी ओर खून के रिश्ते अर्थात अपने सगे भाई उनके जान के प्यासे हो गए थे। यही कारण था कि हरिहर काका को दोनों गुट एक ही श्रेणी के लगने लगते हैं, क्योंकि दोनों ही जो हैं हरिहर काका को मारना चाहते थे, उनके खेतों को हड़पना चाहते थे। वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। इसलिए जो है हरिहर काका को दोनों गुट एक जैसे लग रहे थे। अगर आपने हरिहर काका जो पाठ है उसे ध्यान से पढ़ा है तो आपको ये पता होगा। तो इस तरह से आपने ध्यान रखना है कि आपको निर्देशों का पालन करते हुए, यानी जो आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई है कि आपको कौन से प्रश्न कितने शब्दों में लिखने हैं, कितने अंकों के लिए लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है और उन्हीं इंस्ट्रक्शन के अनुसार जो है अपने आंसर्स को जो है वो आंसर शीट में लिखना है। अगला जो आपके प्रश्न पत्र में आपसे पूछा गया है वो है लेखन, यानी लेखन कौशल के बारे में जो है अब आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और कुल अंक जो है इसके लिए 26 निर्धारित किए गए हैं, यानी 26 अंकों के लिए लेखन कौशल जो है वो पूछा जाएगा। तो लेखन कौशल में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस तरह से पूछे जाते हैं, आपको किस तरह से उनके उत्तर देने हैं, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहला जो प्रश्न में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 80 से 100 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखिए। यानी यहाँ पर जो पहला लेखन कौशल में आपको पूछा जाएगा वो होगा अनुच्छेद, और उसके लिए आपको जो है नीचे चॉइसेस भी दी जाएगी जिसमें से आपको चूज करना है एक विषय, यानी एक आपने चूज करना है जिस पर आपको 80 से 100 शब्दों के बीच में जो है अनुच्छेद लिखना है। और यहाँ पर आपको संकेत बिंदु भी दिए गए होंगे, यानी आपको जो संकेत बिंदु दिए जाएंगे उसी के आधार पर जो है आपको अपना अनुच्छेद लिखना है, उसके इधर उधर नहीं भटकना है। आपको संकेत बिंदुओं को ध्यान में रखना है और वैसे ही आधार पर जो है अपने अनुच्छेद को लिखना है। और ये अनुच्छेद जो है आपको 6 अंकों के लिए पूछा जाएगा, यानी 6 अंक आपके यहाँ पर बहुत अच्छे से आप कवर कर सकते हैं। आपको सिर्फ संकेत बिंदुओं को ध्यान में रखना है और उसी के आधार पर एक अनुच्छेद लिखना है 80 से 100 शब्दों के बीच में। तो पहला जो आपको यहाँ पर अनुच्छेद दिया गया है वो है, जब हम 4 अंकों से पिछड़ रहे थे। यानी यहाँ पर जो है क्रिकेट के बारे में आपको अनुच्छेद लिखना है, लेकिन यहाँ पर आपने कुछ ज्यादा ही इंक्लूड नहीं करना है। आपने सिर्फ अनुच्छेद के जो संकेत बिंदु हैं उन्हें ध्यान में रखना है, यानी जब हम 4 अंकों से पिछड़ रहे थे, ये आपने मेन जो चीज है वो ध्यान में रखनी है। और नीचे आपको जो है संकेत बिंदु दिए गए हैं, खिलाड़ियों की मनोदशा, दर्शकों की मनोदशा, प्रयास और परिणाम, यानी ये 3 जो है आपने ध्यान में रखने हैं चीजें और इन्हीं के आधार पर जो है अनुच्छेद लिखना है। तो आप किस तरह से इन संकेत बिंदुओं को ध्यान में रखकर जो है अपना अनुच्छेद लिखते हैं, ये हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। क्रिकेट हमारे देश का अत्यंत लोकप्रिय खेल है। मुझे भी क्रिकेट बहुत पसंद है। इस साल विद्यालय की क्रिकेट टीम का कप्तान बनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। T20 प्रारूप के इस खेल में दूसरी टीम ने हमें कड़ी टक्कर दी। लगभग 4 घंटे के समाप्त हो जाने से इस मैच में रोमांच अपने चरम पर पहुंच गया था। हमारी टीम दूसरी टीम के बनाए रनों से 4 रनों से पिछड़ रही थी। हमारी टीम के खिलाड़ियों की मनोदशा तनाव में थी। तनाव के चलते हमारे लिए 4 रन बनाना भी मुश्किल हो रहा था। दर्शकों की मनोदशा भी हमारी ही तरह थी। हमारा हौसला बढ़ाने वाले दर्शक हमारी जीत की कामना कर रहे थे और दूसरी टीम की हौसला बढ़ाने वाले दर्शक दूसरी टीम की। दोनों ही टीमें अपना पूरा प्रयास कर रहे थे कि दूसरी टीम को विजयी ना होने दें। हमारी टीम के बेहतरीन बल्लेबाजों ने अपना पूरा प्रयास लगाया और हम 4 रन बनाने में सफल हो गए। तनाव में भी हार ना मानने के परिणाम स्वरूप हमारी टीम ने T20 का खिताब अपने नाम कर दिया। इस तरह से यहाँ पर देखिए कि हमने सभी जो आपको संकेत बिंदु दिए गए थे उन्हें भी ध्यान में रखा और उसी तरह से हमने जो आपको शब्द सीमा दी गई थी 80 से 100 शब्दों की, उसे भी ध्यान में रखा। हमने जो यहाँ पर 3 पहरों में इन 3 जो आपको संकेत बिंदु दिए गए थे उन्हें लिखा। यानी सबसे पहले हमने थोड़ा सा बताया कि ये क्रिकेट के बारे में है और उसमें जो है पहला हमने खिलाड़ियों की मनोदशा के बारे में रखा। दूसरा जो है हमने दर्शकों की मनोदशा वाला पहरा रखा
रखा और लास्ट में जो है प्रयास और परिणाम जो है हमने लास्ट पहरे में कंक्लूड कर दिए। इस तरह से हमने सभी चीजों को कंक्लूड किया है। आपको भी यही ध्यान रखना है कि आप पहले इसके शीर्षक के बिंदु दिए हैं उन्हें जो है आपको कवर जरूर करना है। दूसरा जो आपको यहाँ पर विषय दिया है उसके जो संकेत बिंदु है उन पर भी ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर आपको दूसरा दिया है देश पर पड़ता विदेशी प्रभाव, और यहाँ पर आपके संकेत बिंदु हैं हमारा देश और संस्कृति, विदेशी प्रभाव, परिणाम और सुझाव। अब आपको जो है इन संकेत बिंदुओं को ध्यान में रखना है और इसी तरह से जो है आपको अपना अनुच्छेद लिखना है। तो हम शुरू कर रहे हैं। हमारा देश बहुत उन्नति कर रहा है, हमारे पास सब तरह की सुख सुविधाएं हैं जो विदेश के लोगों के पास होती हैं। हमारा देश किसी बात में कम नहीं है, हमारे देश की संस्कृति सभी देशों की संस्कृति से प्राचीन मानी जाती है, हमारी जीवन शैली किसी भी विदेशी शैली से कम नहीं है। हमारी संस्कृति का गुणगान देश विदेश में किया जाता है। समय के साथ साथ हमारे कपड़ों में विदेशी प्रभाव दिखाई देता है। अब हम सिर्फ खादी के कपड़े नहीं पहनते बल्कि अनेक प्रकार के सिंथेटिक कपड़े पहनते हैं। महिलाएं विदेशी शैली के सामान, जीन्स, शर्ट आदि पहनती हैं। बालों का स्टाइल भी विदेशी है, छोटे बाल रखने का स्टाइल विदेश से ही सीखा गया है। हमारी भाषा में भी विदेश का प्रभाव दिखाई पड़ता है। आजकल लोग हिंदी और अंग्रेजी को मिलाकर बोलते हैं। परिणाम यह हो गया है कि हमारे रीति रिवाज का इतना महत्व नहीं रह गया है। लोग परिवार में बुजुर्गों को रखना पसंद नहीं करते हैं। इस प्रकार विदेश का हमारे देश पर काफी असर पड़ा है। हमारे देश के नवयुवकों को समझने की जरूरत है कि समय के साथ बदलाव अवश्य जरूरी है, परंतु अपने रीति रिवाजों व संस्कृति की कीमत पर नहीं। तो यहाँ पर देखिए हमने जो आपको संकेत बिंदु दिए गए थे उन पर अच्छे से ध्यान में रखकर जो है इस अनुच्छेद को लिखा है। यानी हमने सबसे पहले अपने देश और संस्कृति किस तरह से पढ़ रहा है उसे लिखा और इसका परिणाम क्या हो रहा है ये भी इसमें कंक्लूड किया, और सुझाव भी हमने यहाँ पर लिखा है जो लास्ट में जो है हमने नवयुवकों को बताया है कि किस तरह से उन्हें समझना चाहिए कि रीति रिवाज और संस्कृति की कीमत पर हमें बदलाव नहीं करना है, यानी रीति रिवाज और संस्कृति ज्यादा अहम है। तो इस तरह से जो है आपको भी इन चीजों को ध्यान में रखना है। अगला जो आपको अनुच्छेद दिया गया है लिखने के लिए वो है मित्रता। यानी यहाँ पर जो है आपको शीर्षक पहले से दिया है और यहाँ पर आपको 3 संकेत बिंदु दिए हैं। आवश्यकता, कौन हो सकता है मित्र, और लाभ। यानी सबसे पहले आपने मित्रता की आवश्यकता क्या है, और दूसरा जो पहला हम लिखेंगे वो लिखेंगे कौन हो सकता है मित्र, यानी मित्र आप किसे बना सकते हैं, और लास्ट जो है हम इसके लाभों के बारे में भी बात करेंगे। तो पहला जो हम पहला लिखेंगे वो होगी मित्रता क्या है और उसकी लाभों के बारे में भी बात करेंगे। तो पहला जो हम पहला लिखेंगे वो होगी मित्रता क्या है और उसकी आवश्यकता क्या है। तो मित्रता एक अनमोल धन है, इसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। हीरे, मोती या सोने चांदी का भी सच्ची मित्रता के सामने कोई मोल नहीं। मित्रता की महिमा बहुत बड़ी है। एक सच्चा मित्र सुख और दुख में समान भाव से मित्रता निभाता है। एक सच्चा मित्र निस्वार्थ होता है, वह जरूरत पड़ने पर अपने मित्र की हमेशा सहायता करता है। एक सच्चा मित्र अपने मित्र को हमेशा उचित कार्य करने की सलाह देता है। जो केवल सुख में साथ होता है वह सच्चा मित्र नहीं कहा जा सकता। साथ साथ खाना पीना और पिकनिक का आनंद लेना सच्ची मित्रता के लक्षण नहीं है। सच्चा मित्र तो दीर्घकाल के अनुभव से ही बनता है। सच्ची मित्रता की तो बस एक पहचान है और वह है विचारों की एकता। विचारों की एकता है, इससे दिनों दिन मजबूत करती जाती है। एक साथ हम अपने सभी रहस्यों, संकटों और सुखों के साथी बनाते हैं, जिससे हम प्रवृत्तियों और आदतों से भिन्न होने पर भी प्यार करते हैं और उसे चाहते हैं। एक सच्चा मित्र मिलना सौभाग्य की बात होती है और हमें इसकी कदर करनी चाहिए। सच्चा मित्र मनुष्य की सोई किस्मत को जगा सकता है और भटके को सही राह दिखा सकता है। तो यहाँ पर भी आप ध्यान दे सकते हैं कि हमने पहला जो पहरा है वो आवश्यकता पर लिया है। दूसरा पहरा हमने लिखा है कि किसे जो है मित्र बनाया जा सकता है, किसे मित्र नहीं बनाया जा सकता है, और अंत में हमने इसका लाभ भी लिखा है कि सच्चे मित्र का आपको कितना बड़ा लाभ मिल सकता है।
तो इस तरह से अनुच्छेद लिखते हुए आपको ध्यान रखना है कि आप संकेत बिंदुओं से हटकर जो है ना लिखें और 80 से 100 शब्दों में जो है अपने अनुच्छेद को कंक्लूड कर दें। और आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद आप जितना अपने शब्दों में लिखेंगे उतना ज्यादा जो है वो आकर्षक लगेगा और प्रभावशाली लगेगा। तो आगे जो में आपसे प्रश्न नंबर 14 पूछा जाता है, जिसमें आपको जो है पत्र लिखने के लिए कहा जाता है। तो प्रश्न नंबर 14 में आपको यहाँ पर दिया गया है कि आपसे अपने बचत खाते की चेकबुक खो गई है। इस संबंध में बैंक प्रबंधक को उचित कार्यवाही करने के लिए पत्र लिखिए, अथवा नगर निगम को एक पत्र लिखिए जिसमें नालियों की सफाई एवं कीटनाशक दवाओं के छिड़काव का सुझाव हो। यहाँ पर जो प्रश्न नंबर 14 है वो 5 अंकों के लिए निर्धारित है, यानी जो पत्र है वो आपसे 5 अंकों के लिए पूछा जाएगा। और यहाँ पर आपको 2 पत्र दिए गए हैं जिसमें आपको चूज करना है और एक पत्र लिखना है। तो हमने यहाँ पर दोनों का उदाहरण दिया है, आप किस तरह से इन्हें लिखेंगे। तो आपसे जो पहला प्रश्न पूछा गया है वो है, आपसे अपने बचत खाते की चेकबुक खो गई है। इस संबंध में बैंक प्रबंधक को उचित कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखिए। और यहाँ पर आपको सबसे पहले प्रारूप दिया गया है कि आपने किस तरह से जो है ये पत्र लिखना है, यानी सब कुछ जो है आप राइट साइड में लिखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले जो है प्रारूप के रूप में सबसे पहले आप सेवा प्रबंधक लिखेंगे, फिर आप उसके बाद जो आपका बैंक है उसके बारे में लिखेंगे, फिर दिनांक होगा, विषय होगा, और उसके बाद विषय के रूप में यानी जो भी आपने लिखना है, जो आपने जानकारी देनी है उस बैंक प्रबंधक को, वो लिखेंगे और लास्ट में अपना नाम लिखेंगे। तो आप किस तरह से इसे लिखेंगे आगे देखते हैं कि सबसे पहले आप लिखेंगे सेवा में प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक दिल्ली, या आप यहाँ पर कोई दूसरा भी बैंक लिख सकते हैं। अगर आप परीक्षा भवन से लिख रहे हैं तो वहां पर आप परीक्षा भवन लिख सकते हैं। तो उसके बाद आप दिनांक लिखेंगे। दिनांक के बाद आप विषय जरूर लिखेंगे ताकि जो है जो बैंक प्रबंधक है वो सीधे विषय को देखकर जो है जान जाए कि आप किस बारे में उसे सूचित करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप विषय में लिखेंगे बचत खाते की चेकबुक खो जाने पर पत्र, और उसके बाद आप अपने जो आप जानकारी देना चाहते हैं वो लिखेंगे, जैसे महोदय मैं इस पत्र, और उसके बाद आप अपने जो आप जानकारी देना चाहते हैं वो लिखेंगे, जैसे महोदय मैं इस पत्र के माध्यम से आपको यह सूचित करना चाहती हूँ कि मेरी चेकबुक संख्या लिखेंगे कि वो खो गई है। चेकबुक खो जाने के कारण मुझे बहुत सी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि कृपया चेकबुक से होने वाले भुगतान को रोक दिया जाए और मुझे जल्द से जल्द एक नई चेकबुक जारी कर दी जाए। धन्यवाद। इस तरह से आप जो है ये लिखेंगे और लास्ट में जो है भवदीय या भवदिया, अगर आप लड़की हैं तो भवदिया लिखेंगे, अगर लड़के हैं तो भवदीय लिखेंगे, और उसके बाद अपना नाम लिखेंगे। पता लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब आप बैंक के पास अपनी डिटेल भेज रहे हैं, जब आप उसमें अपनी चेकबुक नंबर लिख रहे हैं तो बैंक के पास जो है आपका पता ऑलरेडी हो जाएगा। अगला जो पत्र है वो आपसे पूछा गया है कि आप नगर निगम को एक पत्र लिखिए जिसमें नालियों की सफाई एवं कीटनाशक दवाओं के छिड़काव का सुझाव लिखेंगे। सेवा में नगर पालिका अध्यक्ष सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पर आप जो है इसकी जगह पर अपना परीक्षा भवन भी लिख सकते हैं, परीक्षा भवन अबस या परीक्षा भवन कुछ भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप विषय लिखेंगे, यानी आप नगर पालिका को लिख रहे हैं और क्या लिख रहे हैं वो आप सबसे पहले विषय लिखेंगे कि मोहल्ले की सफाई हेतु नगर पालिका को पत्र, और उसके बाद जो है आप उन्हें क्या सूचित करना चाहते हैं वो लिखेंगे सूचना कि श्रीमान सविनय निवेदन है कि हम वार्ड नंबर 21 हरिनगर के निवासी हैं। हम आपको अवगत कराना चाहते हैं कि यहाँ पर 250 परिवार निवास करते हैं। कुछ दिनों से हमारे मोहल्ले की सफाई कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से एक भी सफाई नालियों की नहीं हो सकी है, जिसकी वजह से नालियां पूरी तरह से बंद हो चुकी है और उसमें पानी का बहाव ठप हो चुका है, जिसकी वजह से पानी के बहाव न होने के कारण अनेक प्रकार की बीमारियों का जन्म होता है। आजकल हमारे मोहल्ले में बीमारियों से ग्रस्त होने वाले लोगों की संख्या अधिक हो गई है। आपसे निवेदन है कि आप कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव भी करवाएं ताकि कीड़े मकोड़ों से राहत मिल सके। साथ ही साथ हम आपको एक बात से और अवगत करवाना चाहेंगे कि हमारे मोहल्ले में स्थायी रूप से कचरा प्रबंधन का भी प्रबंध किया जाए ताकि कचरा इधर उधर सड़कों पर ना बिखरे।
जिससे कि लोगों का जो दुर्गंध से बुरा हाल रहता है उस सभी से छुटकारा मिल सके। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इन सब समस्याओं पर विशेष रूप से अवश्य ध्यान दें ताकि इन सभी समस्याओं से हम सभी को छुटकारा मिल सके। लास्ट में आप लिखेंगे प्रार्थी, यानी आप प्रार्थना करने वाले हैं इसलिए आप प्रार्थी लिख सकते हैं। और समस्त वार्डवासी, वार्ड नंबर 21 हरिनगर सुल्तानपुर, यानी आपको जरूरत नहीं है कि यहाँ पर आप अपना नाम लिखिए, आप पूरे वार्ड की ओर से जो है ये चिट्ठी जो है वो लिख रहे हैं, इसलिए आप जो है पूरा पता यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि आप किस तरह से अपने पत्र को लिख सकते हैं। और पत्र में पूछा जाता है प्रश्न नंबर 15, जिसमें आपको जो है सूचना तैयार करने के लिए कहा जाता है। और यहाँ पर जो है आपसे पूछा गया है कि विद्यालय के वार्षिकोत्सव समारोह के आयोजन के लिए आपको संयोजक बनाया गया है। विद्यालय की ओर से सभी विद्यार्थियों के लिए लगभग 30 से 40 शब्दों में एक सूचना तैयार कीजिए। अथवा यानी यहाँ पर आपको चॉइस है कि विद्यालय में छुट्टी के उपरांत फुटबॉल खेलना सीखने की विशेष कक्षाएं आयोजित की जाएगी। इच्छुक विद्यार्थियों द्वारा अपना नाम देने हेतु सूचना पट के लिए लगभग 30 से 40 शब्दों के लिए एक सूचना तैयार कीजिए। ये जो प्रश्न नंबर 15 है ये आपको 5 अंकों के लिए पूछा जाता है, यानी आप जो सूचना चूज करेंगे लिखने के लिए वो 5 अंकों के लिए पूछी जाएगी। आपको 5 अंकों के लिए उसे लिखना है और 30 से 40 शब्दों में उसे कवर करना है। तो आप किस तरह से सूचना लिखेंगे उसका प्रारूप भी हम देखेंगे और किस तरह से आप इस तरह के प्रश्नों को और किस तरह से इन प्रश्नों को आप लिखेंगे वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इस तरह के प्रश्नों को और किस तरह से इन प्रश्नों को आप लिखेंगे वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहला जो प्रश्न है वो है विद्यालय के वार्षिकोत्सव समारोह के आयोजन के लिए आपको संयोजक बनाया गया है। विद्यालय की ओर से सभी विद्यार्थियों के लिए आपको एक सूचना तैयार करनी है। तो आप किस तरह से सूचना तैयार करेंगे? सबसे पहले जो है डीएवी पब्लिक स्कूल सूचना, यानी सबसे पहले आप स्कूल का नाम लिखेंगे और उसके बाद सूचना लिखेंगे। उसके बाद आप जो है उसका विषय लिखेंगे, यानी आप किस बारे में सूचना देना चाहते हैं। जिस तरह से यहाँ पर जो है आपका विषय है विद्यालय का वार्षिक उत्सव समारोह, और उसके बाद आप दिनांक लिखेंगे। दिनांक जो है आप डालेंगे और उसके बाद आप सूचना लिखेंगे, यानी आप क्या सूचना दे रहे हैं। इस विद्यालय के सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि विद्यालय के वार्षिक उत्सव समारोह का आयोजन किया जा रहा है। सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि 3 सितंबर 2020 को सुबह कम शब्दों में लिखनी है, लेकिन वो जो है सूचना पूरी होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर आपने सूचित कर दिया है सभी छात्रों को कि वहां पर जो है आपके विद्यालय में वार्षिक उत्सव समारोह मनाया जा रहा है, और वो कब मनाया जा रहा है, कितने बजे मनाया जा रहा है, कहाँ पर मनाया जा रहा है, आप छोटी सी डिटेल में ही ये सारी सूचना जो है आपको सूचित कर देनी है, क्योंकि आपको यहाँ पर शब्दों की सीमा दी गई है। आपको उन्हीं शब्दों में जो है यानी 30 से 40 शब्दों में सूचना को लिखना है। और लास्ट में आपने संयोजक लिखा है और अपना नाम लिखना है, क्योंकि आपको विद्यालय का संयोजक बनाया गया है। इस तरह से आप अपनी सूचना लिखेंगे। और अगला जो सूचना आपने लिखनी है वो है विद्यालय में छुट्टी के उपरांत फुटबॉल खेलना सिखाने की विशेष कक्षाएं आयोजित की जाएगी। इच्छुक विद्यार्थियों द्वारा जो है अपना नाम देना है। वो सूचना पट यानी जो नोटिस बोर्ड होता है उसमें आपने 30 से 40 शब्दों में ये सूचना लिखनी है। और आप किस तरह से सूचना को लिखेंगे? उसी तरह से सबसे पहले आप गोल्डन पब्लिक स्कूल यानी आपने जो है स्कूल का नाम लिखना है, फिर सूचना लिखनी है। उसके बाद आपने विषय लिखना है कि फुटबॉल खेलना सीखने की विशेष कक्षा, ये जो है आपका विषय है, इसलिए आपने इसको इसके बाद लिखना है। और उसके बाद आप दिनांक लिखेंगे। ये सब कुछ आप जो है सूचना के बीच में लिखेंगे। उसके बाद आपने सूचना लिखनी है, यानी जो आपने दूसरों को सूचना देनी है। प्रिय छात्रों, यानी आपने सभी को लिखना है, इसलिए आपने यहाँ पर लिखा है प्रिय छात्रों। आप सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि विद्यालय में छुट्टी के उपरांत फुटबॉल खेलना सिखाने की विशेष कक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इच्छुक छात्र अपना नाम अपने मुख्याध्यापक अध्यापिका को लिखवा दें। आप सभी छात्र इसका लाभ ले सकते हैं। कक्षा का समय शाम 4 बजे से 6 बजे तक होगा। प्रधानाचार्य गोल्डन पब्लिक स्कूल शिमला, यानी ये प्रधानाचार्य की ओर से है या जिसकी ओर से भी आपको दिया जाता है लिखने के लिए, आप उसका नाम लिखेंगे। और इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर भी आपने सूचना दी जा रही है, काय की सूचना दी जा रही है, आपने नाम किसको देने हैं और ये कितने बजे से कितने बजे तक होगी। तो इस तरह से आप अपनी सूचनाओं को लिख सकते हैं।
अगला प्रश्न जो लेखन कौशल में आपसे पूछा जाता है वो है विज्ञापन, यानी आपने विज्ञापन तैयार करना है, इसके बारे में आपसे पूछा जाता है। और विज्ञापन आपने 25 से 30 शब्दों में तैयार करना होता है। यहाँ पर भी आपको जो चॉइस दी जाती है, आपको जो है उनमें से एक विज्ञापन चूज करना होता है, एक विषय चूज करना होता है जिस पर आप विज्ञापन बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछे गए हैं, विद्यालय के अंक समूह द्वारा प्रस्तुत ताजमहल नाटक के बारे में नाम, पात्र, दिन, समय, टिकट आदि की सूचना देते हुए लगभग 25 से 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार करना है। अथवा आपकी दुकान को किराए पर उठाने के लिए लगभग 25 से 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार करना है। ये जो है आपको 5 अंकों के लिए पूछा जाता है, यानी आप जो भी विषय चूज करेंगे उसके लिए आपको 5 अंक निर्धारित हैं। तो पहला जो विज्ञापन है वो है अंक समूह द्वारा प्रस्तुत ताजमहल नाटक। तो आप किस तरह से इसका विज्ञापन तैयार करेंगे, उसके लिए जो है आप अपनी क्रिएटिविटी यूज कर सकते हैं, यानी आप किसी तरह से भी अपना जो आप क्रिएटिव माइंड यूज कर सकते हैं, आप उसमें कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ताजमहल का एक चित्र रखा है और साथ में जो है हमने सिंपल तरीके से पहले नाम, यानी नाम क्या है, ताजमहल। अब यहाँ पर हमने ताजमहल जो है वो नाम रखा है। पात्र जो है इसके वो कौन कौन है, शाहजहां, मुमताज, अकबर, अनारकली, सलीम इत्यादि, यानी इसमें और भी पात्र होंगे लेकिन जो मेन है वो हमने यहाँ पर मेंशन किए हैं। दिन जो है वो शनिवार का यहाँ पर दिया गया है, समय वो शाम के 2:30 बजे का दिया गया है और टिकट जो है वो सुबह 10 बजे से उपलब्ध हो जाएगी, ये हमने यहाँ पर सूचना दी है। यानी इस तरह से जो है हमने यहाँ पर विज्ञापन लगा दिया है। आप इसी तरह से जो है अपना भी विज्ञापन तैयार कर सकते हैं, लेकिन उसमें आप अपने तरीके से कुछ ज्यादा जो है, अगर आप उसमें कारीगरी दिखाना चाहते हैं आप उसमें कर सकते हैं। इसमें जो है आपकी अपनी जो आपके अंदर आर्टिस्ट छुपा हुआ है उसको आप यहाँ पर खुल के दिखा सकते हैं। आप इसमें किसी तरह से भी जो है अपनी कारीगरी दिखा सकते हैं। अगला जो विज्ञापन है वो आपको दिया गया था दुकान किराए पर देने के लिए। तो आप किस तरह से यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हमने थोड़े से एरोज बनाए हैं, थोड़ा सा राउंड सर्कल में लिखा है। इसी तरह से आप भी जो है अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। हमने यहाँ एक ही रंग का यूज किया है, लेकिन आप जो है अपने तरीके से अच्छी तरह से सजा कर, यानी जिस तरह से आपको लगता है कि आप अपना विज्ञापन जो है, अपना जो कार्ड है उसे और ज्यादा एट्रैक्टिव बना सकते हैं, उसे और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, प्रभावशाली दिखा सकते हैं। आप उसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं, उसमें रंग ऐड कर सकते हैं, उसमें अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, कोई डिजाइन जो है उसमें डाल सकते हैं, फोटोज डाल सकते हैं। जिस तरह से आपके पास टाइम बचेगा, अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप ज्यादा चीजें मेंशन कर सकते हैं, और अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसी तरह से सिंपल तरीके से भी जो है अपना विज्ञापन लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखिए एरो के अंदर लिखा है कि निम्न शर्तों के आधार पर निम्न स्थान पर सर्व सुविधा युक्त दुकान किराए पर देना है। और हमने यहाँ पर जो है शर्तें जो है वो अलग तरीके से लिखी है, जैसे मासिक किराया, बिजली बिल का भुगतान मीटर की रीडिंग के अनुसार होगा, अग्रिम या जमानती राशि, अनुबंध पत्र की उपलब्धता, लंबी अवधि के लिए। इस तरह से जो है अलग अलग चीजें हमने लिखी है। नीचे हमने नोट भी लिखा है कि केवल जरूरतमंद किराएदार ही संपर्क करें, यानी कोई भी ऐसे ही फोन ना करें, क्योंकि हमने संपर्क, नाम, पता सब कुछ दिया है, टेलीफोन नंबर दिया है, नाम है, पता दिया है कि आप कहां पर जो है आकर कंफर्म भी कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने विज्ञापन पे अपनी पूरी जानकारी लिख सकते हैं, ताकि जो विज्ञापन देखने वाला है उसे पूरी जानकारी मिल जाए और वो आसानी से संपर्क कर सके, उसे कोई डाउट ना रहे। आपको इसी तरह से जो है अपने विज्ञापन लिखने हैं, अपने विज्ञापन को तैयार करना। आपका वो है लघु कथा का, और ये आपका अंतिम प्रश्न होता है। यहाँ पर आपको जो है लघु कथाएं दी जाती है, यानी यहाँ पर भी आपको चॉइस दी जाएगी कि आपको 2 या 3 जो जितने भी आपको चॉइसेस होगी उसमें से आपको जो है एक चूज करना है, और उसके लिए आपको 5 अंक निर्धारित किए गए, यानी आप जो भी चूज करेंगे उसके लिए आपको 5 अंक दिए जाएंगे। जैसे यहाँ पर जो है आपसे पूछा गया है कि यदि मैं समाचार पत्र होता विषय पर लगभग 100 से 120 शब्दों में एक लघु कथा लिखिए, अथवा गंगा और मैं विषय पर लगभग 100 से 120 शब्दों में एक लघु कथा लिखिए। अब यहाँ पर आपको एक लघु कथा चूज करनी है, यानी एक का शीर्षक होगा यदि मैं समाचार पत्र होता और दूसरे का शीर्षक होता है गंगा और मैं। तो और आपको इन दोनों में से अब चूज करना है कि आप किसके ऊपर जो है अच्छी लघु कथा लिख सकते हैं, जो 100 से 120 शब्दों में कंक्लूड भी हो जाएगी। तो हम यहाँ पर दोनों को ले रहे हैं कि आप किस तरह से लघु कथा लिख सकते हैं।
सबसे पहला जो आपका शीर्षक था वो था यदि मैं समाचार पत्र होता। तो आप किस तरह से इस पर जो है एक लघु कथा बना सकते हैं। अगर मैं एक समाचार पत्र होता तो मैं लोगों को अतरंग बातों के बारे में बताता। मेरे समाचार पत्र जीवन और शायद जानवरों व पेड़ पौधों के बारे में सहज ज्ञान युक्त तथ्यों से भरे होंगे। मैं सबको यह संदेश देना चाहूंगा कि बाहर जाओ और नई चीजें पाओ। हमेशा सही स्थानों पर देखने पर कुछ नया मिलेगा। समाचार पत्र होना मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात होती। मैं सबको देश विदेश की जानकारी देता। सभी लोगों के काम आना मेरे लिए बहुत अच्छी बात होती। मैं विचारों और संदेशों को दुनिया तक प्रकाशित करता। तरह तरह के विषयों की खबरों को मैं छापता। मनोरंजन की खबरों से सबके मन को खुश करता। देश विदेश की जानकारी से मैं सबका ज्ञान बढ़ाता। बहुत सारी सूचनाओं के जरिए मैं लोगों को उजागर करता। मैं समाचार पत्र बनकर सभी के घरों में जाना चाहता हूँ ताकि सभी मुझे पढ़ें और ज्ञान लें। मेरे ज्ञान से कोई भी वंचित ना रहे। मैं सभी भाषाओं में छपना चाहता हूँ ताकि मुझे देश में कोने कोने के लोग पढ़ सके। मैं जितना ज्ञान और जानकारी हो सके सब तक पहुंचाना चाहता हूँ। यदि मैं समाचार पत्र होता तो सबके लिए एक समान नियम बनाता। तो इस तरह से आपने देखा कि आपको कोई भी टाइटल दिया जाए। अब यहाँ पर आपको टाइटल दिया था यदि मैं समाचार पत्र होता, तो आप किस तरह से इस पर भी एक लघु कथा लिख सकते हैं कि यदि मैं समाचार पत्र होता तो मैं क्या क्या कर सकता। तो आपने 100 से 120 शब्दों के बीच में जो है इसे कंक्लूड कर दिया है। अगला जो आपको टाइटल दिया गया था वो था गंगा और मैं। अब गंगा और मैं से आप क्या लघु कथा बना सकते हैं जिस तरह हमने यहाँ पर बनाई है। हिंदू धर्म में गंगा नदी को पवित्र माना जाता है और मान्यता है कि नदी में स्नान करने से पापों का निवारण होता है और मोक्ष यानी जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। और गंगा का पानी बहुत शुद्ध माना जाता है। प्रत्येक पूजा में गंगा जल का अत्यधिक महत्व है। तीर्थयात्री अपने परिजनों की राख को गंगा में विसर्जित करते हैं जो उनके द्वारा आत्माओं को मोक्ष के करीब लाने के लिए माना जाता है। हिंदुओं के लिए पवित्र कई स्थान गंगा के किनारे स्थित हैं जिसमें गंगोत्री, हरिद्वार, इलाहाबाद और वाराणसी शामिल हैं। मुझे भी हरिद्वार जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहां मैंने भी गंगा नदी में स्नान किया और वहां बैठे विद्वानों से गंगा के पृथ्वी पर अवतरित होने की अनेक कहानियां सुनी। एक मान्यता के अनुसार ब्रह्मा जी के कमंडल का जल गंगा नामक युवती के रूप में प्रकट हुआ था। एक अन्य वैष्णव कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने विष्णु जी के चरणों को आदर सहित धोया और उस जल को अपने कमंडल में एकत्रित कर लिया। एक तीसरी मान्यता के अनुसार गंगा पर्वतों के राजा हिमवान और उनकी पत्नी मीना की पुत्री है। इस प्रकार वे देवी पार्वती की बहन भी हैं। प्रत्येक मान्यता में यह अवश्य आता है कि उनका पालन पोषण स्वर्ग में ब्रह्मा जी के संरक्षण में हुआ। इस तरह से जो है लघु कथा में आपको कोई भी विषय दिया जाए, आपको उसमें अपने शब्दों को यानी अपने क्रिएटिव माइंड से अपने जो आप सोच सकें उससे शब्दों को आपने इन लघु कथाओं में डालना है। इसे जो है अपने शब्दों में जितना ज्यादा आप लिखेंगे उतने अच्छा जो है देखने वाले पर प्रभाव पड़ेगा और उतना अच्छा जो है वो आपको नंबर भी देंगे। सेक्शन बी के लिए आपको पाठ्य पुस्तक को जो है अच्छे से पढ़ना है और अपने लेखन कौशल पर जो है मेहनत करनी है ताकि जो है आप अच्छे अंक जो है अपने हिंदी के पेपर में ले सकें। आप हमारे चैनल सक्सेस सीरीज को जो है फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं ताकि पढ़ाई से रिलेटेड जितनी भी आपकी समस्याएं हैं आप सभी को जो है हल कर